हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम चालू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ही बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, और कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो इस वीडियो में हम कैलकुलस के नॉर्मल चीज़ें जो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ी हैं, फंक्शन क्या होता है और उनके ग्राफ क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास पहले डेफिनेशन होती है फंक्शन और दियर ग्राफ्स। तो इस वीडियो में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ग्राफ तो आसान होते हैं, ग्राफ हमको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, बीटेक में तो ग्राफ है ही नहीं, इंजीनियरिंग में हमारे ग्राफ है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़ें। तो उन सब की लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ वीडियो से शुरू करने से पहले ही, कि ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्राफ के बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये कौन सी बात हुई, ग्राफ के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपको क्या होता है, आपको फंक्शन सोल्व करने के लिए, कैलकुलस में कुछ भी करने के लिए आपको डोमेन और रेंज की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? डोमेन और रेंज की। अब यहाँ पे हज़ारों टाइप के फंक्शन होते हैं, लेकिन उनकी रेंज आप याद नहीं कर सकते, उनकी डोमेन आप याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक ग्राफ्स देखेंगे, 10-15 टोटल। हम कितने ग्राफ देखेंगे? छोटे मोटे 20 ग्राफ देखेंगे। अब उनको याद करना है क्या? उनको याद नहीं करना है। जब आप उनको 2-4 बार देख लेंगे तो दिमाग में अपने आप उसकी इमेज बन जाएगी। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ें आपको बार बार घूमती हैं फंक्शन में, जो फंक्शन बार बार रिपीट होते हैं, उनकी डोमेन और रेंज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आपके सामने वो फंक्शन आएगा, आपके सामने ग्राफ बनेगी, ग्राफ की इमेज बनेगी दिमाग में, और जैसे ही ग्राफ की इमेज बनेगी आप उसका डोमेन और रेंज तुरंत लिख दोगे। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। आप इसको देखिए, ग्राफ 2-3 बार आप देखेंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप उसको रिवाइज करेंगे, वो अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन किसे को बोलते हैं? फंक्शन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनिक वैल्यू। यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या है कि जहाँ पे हमारा फंक्शन ए पे कोई यूनिक वैल्यू दे, या फिर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई सम रिस्ट्रिक्शन। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास जो y है वो अक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग हमको क्या दे? डाटा दे, ना कि एक वैल्यू के लिए 2 टाइप के डाटा दे। अगर 2 टाइप के हमारे पास एक वैल्यू के लिए 2 आंसर दे रहा है, इसका मतलब वो हमारा फंक्शन नहीं है, और अलग अलग आंसर दे रहा है मतलब वो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ? y बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे? x बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 4, ये बना। यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 25। यानी कि हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या आएगी? अलग अलग वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये क्या है? एक फंक्शन है। इसका मतलब ये क्या है? एक फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, जैसे एक्स की आपने 4 वैल्यू रखी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? √4, और ये क्या हो गई? +-2। ये +-2 हो गई। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक अक्स के लिए कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई। एक अक्स के लिए कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये क्या नहीं है? एक फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर
अलग अलग अक्स की वैल्यू के लिए अलग अलग वाई की वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन है। और अलग अलग अक्स की वैल्यू के लिए, या फिर ऐसे बोल दूं, एक ही अक्स की वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यूज आ रही हैं, तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं इंजीनियरिंग में, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट देन इट्स फंक्शन। अब आपको क्या है, कई बार ऐसे वैल्यू रख रख के नहीं देख पाएंगे, वैल्यू नहीं रख के देख पाएंगे, लेकिन आपको ग्राफ पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि ये क्या है, फंक्शन है कि नहीं है, या फिर क्या चीज़ है। तो वाई एक्सिस जिसको दो जगह काट देगी, यानी कि आप वाई के पैरेलल लाइन खींचेंगे, अगर वो दो बार काटेगी तो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर सिंगल टाइम काटेगी तो वो क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपके पास ये ग्राफ था, ये ग्राफ था, और एक आपके पास ये ग्राफ था। ये क्या है, पैराबोला है। ये क्या है, पैराबोला है। ये किसका पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। यही बनाया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फंक्शन प्रूफ कर दिया था कि ये फंक्शन है, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसके पैरेलल लाइन बनाओ, इसके पैरेलल लाइन बनाओ, कि कहीं पे भी बनाओ आप, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, और यहाँ पे बनाओ, कहीं पे भी आप पैरेलल लाइन खींचो। ये कितने टाइम्स इस ग्राफ को कट कर रही है, एक टाइम कट कर रही है। अगर एक टाइम कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे तो इसके पैरेलल जब बनाएंगे तो अब कुछ लोग यहाँ बनाएंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि आपको जहाँ ग्राफ होगा वहीं तो आप बना के देखेंगे। तो यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे कितने कट पॉइंट आ रहे हैं, दो पॉइंट आ रहे हैं, सब जगह दो कट पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये ग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला, इफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट देन इट इज फंक्शन, और इफ पैरेलल टू वाई एक्सिस कट मोर देन वन पॉइंट देन इट इज नॉट फंक्शन। यानी मोर देन कट किया तो फंक्शन नहीं है, वन टाइम कट किया तो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी डोमेन कैसे देखते हैं। डोमेन, अब आपको क्या होगा, मैंने अभी क्या बोला था, डोमेन और रेंज चेक करने के आपके काम में आएगा। अब आपको यहाँ से मान लो इसकी क्या करनी है, डोमेन चेक करनी है, या फिर आपको इसकी रेंज चेक करनी है, तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा, या फिर उसके क्या होंगे, दूसरे मेथड होंगे। लेकिन आज हम ग्राफ वाला ही देखेंगे। अब ग्राफ जब आपको पता है इसका ग्राफ ऐसा होता है, तो आप डोमेन तुरंत लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज डोमेन। अब ये अक्स में कितनी किधर किधर जा रहा है, वो इसकी क्या होगी, डोमेन। अब इधर चलो, इधर चलेंगे तो आप ये अक्स में किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि ये आगे जाएगा, चलता जाएगा, और इधर किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आई बात समझ में। और रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज होती है y में वैल्यू ऑफ y एक्सिस इन रेंज। तो y में क्या है, जीरो से नीचे नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं है, तो कहाँ हुआ, जीरो से इन्फिनिटी में। आई बात समझ में। और जीरो क्या है, इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, आपके डोमेन और रेंज आपको पता लग गई किससे, ग्राफ से। वरना ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती, याद करनी पड़ती, या फिर कोई अलग मेथड निकालना पड़ता। अब आपको कुछ जोर आया क्या, 11th-12th के हिसाब से आपको पैराबोला आता है। अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको दिमाग में तुरंत याद है। आपने देखा कि एक्स एक्स से ऊपर बनता है, रेंज कितनी हुई, जीरो से इन्फिनिटी, आपने तुरंत कितना बोल दिया, जीरो से इन्फिनिटी। आपने देखा कि डोमेन इधर ऐसे बनता है, तो आपको कॉपी पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब देखो आगे हमारे पास है फंक्शन के टाइप, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब आपके पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हैं, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, 6th क्लास से बोलते आ रहे हैं, एक्स की पावर n वाले फंक्शन को, एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसे करके होता है। रोटेशनल फंक्शन कौन से होते हैं, रोटेशनल और इरोटेशनल। रोटेशनल फंक्शन क्या होते हैं, y इज इक्वल टू 1/x वाले, और इरोटेशनल फंक्शन कौन से होते हैं, x की पावर वाले।
यानी कि x की पावर 1/3, 1/5 ऐसे वाले। पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं? मॉडुलस फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर। इनको पीस वाइज क्यों बोलते हैं? तो इनका ग्राफ आप देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा इनको पीस वाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, टुकड़ों में इनके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रांसेंडेंटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फंक्शन। ठीक है, अब आता है इवन फंक्शन किसको बोलते हैं और ओड फंक्शन किसको बोलते हैं। तब तो क्या होगा, इवन फंक्शन क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन है उसके अंदर आप f माइनस एक्स को किससे पुट करेंगे, माइनस एक्स से, और फिर भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स। यानी कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था उसके अंदर x की जगह आपने माइनस एक्स पुट किया, फिर भी आपका क्या आ गया, ओरिजिनल फंक्शन वही आ गया, उसको आप क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्या बोलते हैं, अगर y एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है तो उसको आप क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। दूसरा आता है ओड फंक्शन, अगर f ऑफ माइनस एक्स आपने माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो क्या हुआ, ओड फंक्शन कहलाएगा, और ये क्या होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास ये कोई ग्राफ था, ऐसा कोई ग्राफ था, एक बार एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई ग्राफ था तो ये y एक्सिस थी। अब आपके पास इसका फंक्शन है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको इवन ओड बताना है तो आप माइनस एक्स पुट करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर पता करेंगे कि इवन है कि ओड। लेकिन जब आपको ग्राफ पता हो, तो ग्राफ पता है तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, ग्राफ की इमेज आपके दिमाग में बनते ही आपको पता लगा ये ऐसे ऐसे है, और आपने तुरंत क्या बोल दिया, इवन फंक्शन। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ओड क्या होता है कि ना तो आपका क्या हो, इवन हो, ना ही ओड हो, यानी दोनों ही नहीं हो, उसको आप क्या बोलते हैं, नाइदर इवन और नॉर ओड फंक्शन बोलते हैं। दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, नीनो फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लो, y की पावर e की पावर x है, तो यहाँ पे आप x को किससे पुट करेंगे, माइनस एक्स से, तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स पुट किया तो ये क्या बन गया, 1/e की पावर x। तो अब ये ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स बना, ना एफ ऑफ एक्स बना, इसका मतलब ये क्या बन गया, नैनो फंक्शन बन गया। ठीक है, फिर आपने साइन एक्स में माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये क्या बन गया, माइनस साइन एक्स बन गया। इसका मतलब क्या है, ओड फंक्शन है, यही बना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, कोस एक्स के अंदर आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस एक्स, और ये क्या आपके पास, इवन फंक्शन। अभी आप इसको थोड़ी देर बाद ग्राफ से भी देखेंगे कि ये ओड है कि इवन है, आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कोस माइनस एक्स, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर साइन का माइनस साइन एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये एक ओड फंक्शन है। आई बात समझ में, मैं क्या कहना चाहता था, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया मतलब ओड फंक्शन, वापस एफ ऑफ एक्स आ गया मतलब इवन फंक्शन, और दोनों ही नहीं आए मतलब नैनो फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखो, पीरियोडिक फंक्शन आप किसको बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे अगर एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इफ, अगर आपका x प्लस टी वापस एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स प्लस टी वापस एफ एक्स आ जाए, तो आपका t होगा वो क्या होगा, आपका टाइम पीरियड, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। कितने पीरियड का, t पीरियड का। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे जो है ग्राफ्स। तो सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, अगर आप इसको ध्यान से ही देखेंगे तभी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो याद हैं और बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको इसको ना कोई नोट्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ और, आप यहीं पे इसको याद कर लेंगे या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको 2-4 बार देखने के बाद आपको याद हो जाएंगे। बाकी मैं आपको PDF दे दूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब ये इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर हमको इसकी इक्वेशन बतानी है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमेशा 0 है। यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई। अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बतानी है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = 0। ठीक है, अब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बतानी है, यानी कि यहाँ पे बतानी है कोई लाइन। तो यहाँ पे क्या है? y की वैल्यू हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? कोई भी कांस्टेंट आ जाएगी। और y एक्सिस के पैरेलल है यानी इधर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई भी कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, हो गया इतना काम, इतना पता है सबको। अब यहाँ पे 20 बोले थे मैंने, 20 में से 2 तो आपको याद हैं पहले से ही। अब देखो y = mx वाली लाइन कैसी होती है? y = mx वाली लाइन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है? थीटा। और m क्या होता है? m हमारा होता है स्लोप। m क्या होता है हमारा? m = होता है tan थीटा, जिसको आप क्या बोलते हो? स्लोप। ठीक है, y = mx + c। c क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या होता है? यहाँ पे आपके पास c होता है और ये क्या होता है? थीटा होता है। ये ऐसा दिखता है। और ये क्या होता है? x/a + y/b। इसको आपको ऐसे बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0, b और ये a, 0, यानी कितना इंटरसेप्ट ये यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपको पता था। इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2। तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी आपके पास y - y1। यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी लेके बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यहाँ पे क्या बनेगा? x - x1। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं y - y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x2। तो वो भी गलत नहीं होगी, वो भी सेम लाइन आपके पास आएगी। ठीक है, अब देखते हैं y = x², x⁴, x⁴। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा x⁴ का, लेकिन x⁴ और x⁴ ऐट ऐसे इन सब के लिए भी आपके पास क्या आनी चाहिए? यही इमेज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्लोप का अंतर होगा। अगर x² का ऐसा है तो x⁴ का ऐसा हो जाएगा, 6 का ऐसे हो जाएगा, 8 के ऐसा हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो आपको अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग अलग याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो y = x² का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये यहाँ पे 0 पे क्या करता है? टच करता है। तो अब देखो इसकी बारे में थोड़ा देखो। ये क्या है? y एक्सेस है। ये y एक्सेस के इधर और इधर दोनों साइड क्या है? सिमेट्रिक है, यानी कि इधर वाली इमेज इधर आ रही है। और y एक्सेस के अगर सिमेट्रिक है तो कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, पहला हो गया काम इवन फंक्शन। फिर हमारे पास आती है डोमेन। डोमेन आप देख के अब तुरंत बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू -∞ से ∞ तक। ठीक है, रेंज आप इसके बारे में बता सकते हैं। रेंज कितनी हो जाएगी? y एक्सिस में वैल्यू नीचे कितना है? 0 है, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है? ∞ तक जा रहा है। आई बात समझ में? तो 3 चीज़ें आपको इसके बारे में तुरंत याद हो गई देखते देखते।
अब आपको 3 चीज़ें अगर मैं ये ना दिखाता और इनको याद करने के लिए बोलता और ऐसे 20 फंक्शन आपको दिखा देता, उनकी रेंज डोमेन याद करा देता, तो आपके पास कितना डाटा हो जाता? 20 रेंज, 20 डोमेन और 20 इवन है या ओड है, यानी कि 60। अब 60 चीज़ याद करना ज़्यादा आसान है या 20 चीज़ें याद करना? जो याद भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ देखनी है। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है ऐसा। लेकिन इसको y अगर पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो कितने जगह काट रही है? 2 जगह काट रही है। इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखते हैं आगे है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 10, यानी कि ओड पावर्स हैं एक्स की पावर में। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये ग्राफ, अब आपको थोड़ा बहुत याद भी नहीं है ग्राफ तो आप बना सकते हैं। आप एक्स की क्यूब में 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, फिर -1, -2, -3 ऐसे पुट करके भी आप थोड़ा बहुत इसको, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो बना सकते हैं, रफ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? मिरर इमेज है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है आपका ओड फंक्शन। अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज होती है तो कौन सा होता है? ओड फंक्शन होता है। ठीक है, रेंज लिखेंगे या फिर पहले डोमेन लिखेंगे? तो डोमेन क्या हो जाएगी? किधर से किधर जा रहा है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज भी आपकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वाई एक्सिस में वैल्यू कितनी है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर आता है y की पावर, सॉरी y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, यानी कि 1 के ओड पावर्स चल रही हैं। तो वो कैसी दिखेंगी? वो कुछ ऐसा बनेगा। वो कुछ ऐसा बनेगा जो क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ बनेगा। ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस में भी मिरर इमेज नहीं है, अपोजिट में भी नहीं है। तो कौन सा फंक्शन हुआ? नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नाइदर ओड। रेंज क्या हो जाए? डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और रेंज कितनी हो जाएगी? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, नैनो फंक्शन हो गया। उसके बाद आता है आपके पास y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, 1/4, 1/6, यानी कि 1 के बाई में कितने हैं? इवन चीज़ें हैं, यानी 1/2 इवन, 2 इवन, 4 इवन, 6 इवन, ऐसे 1 की पावर में, एक्स की पावर में 1 इवन नंबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐसे। ये सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? ना इसकी y में इमेज है, ना इसकी x में इमेज है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? नैनो फंक्शन हो जाएगा। नैनो फंक्शन हो जाएगा, और डोमेन क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी आप डोमेन देख सकते हैं कितनी हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी। कितनी हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी। और रेंज कितनी हो जाएगी? वाई एक्सिस में सिर्फ पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो रेंज भी कितनी आ जाएगी? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुछ मुश्किल है नहीं। फिर आता है हमारे पास y इक्वल टू 1/x, 1/x क्यूब, 1/x पावर, यानी कि 1/x के पावर में कितनी है? ओड पावर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये क्या है? अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है। डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या हो जाएगी? आपके पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन क्या नहीं होगा इसके अंदर?
इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। एक्स में जीरो के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, एक्स से आगे वैल्यू है, एक्स के पीछे वैल्यू है, लेकिन एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इसको डोमेन से हटा दिया। ठीक है, रेंज क्या होगी? रेंज भी सेम होगी। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को आप क्या लिखते हो? आर लिखते हो, तो मैंने इसको आर लिख दिया और इसको भी आप जीरो हटा दीजिए, क्योंकि वाई की कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर आता है वाई इक्वल्स टू 1/x², एक्स पावर 4, एक्स की पावर 1/x की पावर 6। तो इसका क्या बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये कैसा ग्राफ हो गया? इसके मिरर इमेज बन गई वाई में, तो वाई में मिरर इमेज बनी तो क्या बना? इवन फंक्शन बना। और डोमेन क्या हो गया? डोमेन सेम हो गई आपके पास, आर से जीरो आप हटा दीजिए, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जिसमें जीरो क्या है? एक्सक्लूडेड है। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज भी आपके पास सेम नहीं होगी, क्योंकि रेंज क्या होगी? जीरो से इन्फिनिटी। जीरो पे खुला इंटरवल है, मतलब जीरो नहीं होगी, जीरो से आगे और इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो इन सबको, क्योंकि ये ग्राफ आपने पहली बार देखे हैं। एक्स की पावर क्यूब 5 7 है, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर एक्स की पावर में 1/ओड पावर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी? कुछ ऐसा ग्राफ। नैनो फंक्शन, डोमेन क्या हो जाए? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज क्या हो जाएगी? इनको आपको देखना भी नहीं है, सिर्फ आप ग्राफ याद रखो, आपको सारी चीज़ें याद हैं। एक्स के पावर में 1/इवन पावर्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर 1/x क्यूब ओड पावर्स हैं, एक्स के में 1/x में ओड पावर्स हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, और स्क्वायर है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर इवन पावर है तो इवन फंक्शन हो रहा है, ओड है तो ओड फंक्शन हो रहा है, तो इन दोनों को तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो आगे के पास y इक्वल्स टू साइन एक्स। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर बना लो। ये कुछ ऐसा बनेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 1 जाएगी, और मिनिमम कितनी जाएगी? -1 जाएगी। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 2π, और यहाँ पे होगा -2π। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा। ये भी आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा? ऐसे वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी डेफिनेशन, तो ये क्या हो रहा है? वापस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा, अगर वाई एक्सिस में इमेज नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, क्योंकि आप देखो ये जो है इमेज, वही इमेज इधर बन रही है, ये वाली इमेज इधर ऐसे की ऐसी बन रही है, ये वाली इमेज अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम बन रही है। सेम बन रही है मतलब क्या है? ओड फंक्शन है। ठीक है, फिर आती है आपके पास डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज आती है। डोमेन कहाँ से जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। और रेंज कितनी है? -1 से 1, और दोनों पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 भी इसकी वैल्यू होती है और 1 भी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हुआ इसके बारे में। अब यहाँ से आपने एक ग्राफ से 4 इन्फॉर्मेशन ले ली। फिर आता है y इक्वल्स टू कोस एक्स। कोस एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है, और फिर वापस क्या हो जाता है? रिपीट होना शुरू हो जाता है। वापस रिपीट होना शुरू हुआ, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपके पास कितने आएगी? -1 और 1। और यहाँ पे कितने पे रिपीट होगा? यहाँ पे आपके पास आएगा 2π,
यानी कि इसका टाइम पीरियड भी कितना है 2 पाई, और ऊपर वाले का साइन एक्स का टाइम पीरियड भी कितना था 2 पाई था। तो ये वापस रिपीट होना चालू हो गया। ये कौन सा फंक्शन है आपके पास, इवन फंक्शन है। समझ में आ रही है बात, ये तो अब आप खुद भी बता सकते हैं। ये इधर से इधर सेम इमेज इधर की इधर बन रही है, तो इवन फंक्शन हो गया। दूसरा पीरियोडिक फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। डोमेन कितनी हो गई, डोमेन हो गई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और रेंज कितनी हो गई, रेंज होगी आपकी -1 से 1 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिमिलर है, सिर्फ एक फ़र्क था ओड फंक्शन का और इवन फंक्शन का। आगे आता है y इक्वल्स टू 10x। 10x क्या होता है हमारे पास, ये कुछ ऐसा बनता है 0 π/2 π/2 3 π/2 3 π/2। तो ये क्या है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी, तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा पाई। ऊपर वालों का कितना था 2 पाई, इसका क्या होगा पाई होगा। अब डोमेन इसकी बड़ी खास है, डोमेन इसकी क्या होगी, आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेके माइनस घटा दो ओड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो π/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कितना है 3 π/2 है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज आपके पास हो जाएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आता है y इक्वल्स टू ex। y इक्वल्स टू ex का ग्राफ कैसा दिखता है, एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो वो कुछ दिखेगा ऐसा, ये ऐसा होता है y इक्वल्स टू e की पावर x, और ये y एक्सिस को किस पे काटता है 0 और 1 पे। जब आप यहाँ पे e की पावर 0 रखेंगे तो e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। e की पावर आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। e की पावर आप -इन्फिनिटी रखेंगे तो e की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, ना तो इवन है ना ही ओड फंक्शन है, तो नैनो फंक्शन है। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन आपको दिख रही है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 भी आ रही है और इन्फिनिटी भी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है y इक्वल्स टू log e की पावर x। ये वाली क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा, और ये यहाँ पे कहाँ पे काटेगी 1,0 पे। अगर log e की पावर आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे x log की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। और ये क्या है, ना ये तो इवन फंक्शन है और ना ही ओड फंक्शन है, यानी नैनो फंक्शन है। और दूसरा क्या है, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज होगी इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इसकी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, या फिर आप x ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं। डोमेन हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब कुछ लोगों को डर लग रहा होगा इतने ग्राफ कैसे याद रहेंगे। भाई पहले आप इसको वीडियो को देखो, एक बार चीज़ों को समझो, फिर आप दोबारा 2 बार उन चीज़ों को देखो, याद मत करो, सिर्फ देखो, आपको सारे के सारे ग्राफ याद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में ये सारे ग्राफ देखे हैं। अब साइन एक्स का ग्राफ कौन सा बड़ी बात है, कोस एक्स की बात कौन सी बड़ी बात है, टेन एक्स का ग्राफ कौन सी बड़ी बात है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कौन सी बड़ी बात है। 16 में से 15, 20 में से 15 तो आपको वैसे ही याद है, 5 आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिर आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू mod x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इधर स्ट्रेट लाइन ऐसे और इधर स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है, और
ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये किसके साथ खुलता है, y इक्वल्स टू प्लस एक्स के साथ, और लेस देन 0 है तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फंक्शन है, सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। अगर मिरर इमेज है तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक। और आपको ये मैंने बता ही दिया, इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी चीज़ें 18वां 19 और 20 ये 3 ग्राफ अच्छे से देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे चीज़ें हैं। अब आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है, सिग्नम फंक्शन होता है मोड x अपॉन x, अगर x नॉट 0 है और 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी। अब x की वैल्यू लेस देन हुई 0 से, तो मोड किसके साथ खुलेगा, माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या बना, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये वैल्यू क्या बन गई, -1, यानी कांस्टेंट वैल्यू बन गई। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मोड x किसके साथ खुला, x के साथ, तो x अपॉन x क्या बन गया, 1 बन गया, और ये क्या बन गई, एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -1 अगर आपका क्या है, x लेस देन 0 है, 0 अगर आपका x बराबर 0 है, और 1 अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इसकी बजाय। ठीक है, तो 0 पे 0 लिखा, x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इसको कांस्टेंट वैल्यू है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये कांस्टेंट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, और यहाँ पे -1 के लिए सीधी रेखा बनेगी। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये मैंने गोले क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, x बराबर 0 पे, इससे आगे जस्ट आगे से 1 वैल्यू चालू होगी। तो ये इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, बड़ा ही सिंपल है। डोमेन देखो, डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी। वो कौन कौन सी आएंगी, 0, 1 और -1, ये 3 चीज़ें सिर्फ रेंज में आएंगी। और अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, मिरर इमेज है, तो ये क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन बन जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें देख ली। सिग्नम फंक्शन क्या होगा, सिग्नम फंक्शन आपके पास होगा मोड x अपॉन x, तो x की वैल्यू खुली लेस देन के लिए तो माइनस से ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा तो -1, x बराबर 0 पे 0, और ग्रेटर देन है तो 1 बचा। ठीक है, तो ये इधर गया, ये इधर गया, डोमेन क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज में सिर्फ 3 वैल्यू आएंगी, 0, 1 और -1, और फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। अब आता है अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले निकालना सीख लेते हैं। अगर आपके पास 2.3 है, 2.3 है तो यानी कि ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो यहाँ पे 2.3 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो 2.3 में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो है ये वाला, ये ग्रेटेस्ट है। अगर यहाँ पे होता तो ये होता, यहाँ पे होता तो ये होता, तो ये इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी सबसे बड़ा इंटीजर इसके अंदर आया है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2.8 है तो यहाँ पे आएगा, तो भी कितना बड़ा इंटीजर आया है इसके अंदर, 2 आया है, तो 2 यहाँ पे लिखो। 0.4 यहाँ पे है, तो 0.4 यहाँ पे है, तो इसके अंदर कितना बड़ा इंटीजर आया है, इसके अंदर सबसे बड़ा इंटीजर आया है 0, तो वो यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे देखो -1, -2, -3, ये हो गया, तो -2.3 किधर आया, -2.3 आया यहाँ पे, -2.3 आया यहाँ पे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, -2 बड़ा होता है या -3 बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है। इसका मतलब -2.3 में इससे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, वो है आपके पास -3।
तो ये वाली चीज़ आपको देखनी होगी। 2.8 है तो आप इधर चलेंगे तो वो कितना है, -3। या फिर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप एक चीज़ याद रख लो, आप जहाँ भी खड़े हो उसके पीछे वाली साइड चलो। आप यहाँ पे खड़े हो, पीछे वाली साइड चले 2 तो आंसर आया 2। आप यहाँ खड़े थे, पिछली वाली साइड चले तो यहाँ पे आया -3 तो आपका आंसर -3। अब -0.4 यहाँ पे खड़े हो, पीछे की साइड जाओगे तो क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा। तो लॉजिक वॉजिक छोड़ो, आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से पीछे चलते जाओ, जो भी इंटीजर आ जाए उसको आप लिख दो। ठीक है, तो इसका ऐसा आपको साइन दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ डेफिनेशन देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2 कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 आएगा, -2 से लेके और कहाँ तक आएगा, (-1) तक आएगा। -1 कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके 0 तक। 0 कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे खुला इंटरवल है। और 1 कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 आएगा (2) तक। और 2 कहाँ से कहाँ तक आएगा, 3 तक। ऐसे आते जाएंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे देखो, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4, ये बना -1, ये बना -2, ये बना -1, ये -2 और ये बना -3। तो वैल्यू आएंगी तो क्या आएगी, यहाँ से 0 से 1 तक। 0 से 1 तक कितनी है, 0 है। ठीक है, फिर क्या होता है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 1 है, 1 से 2 तक 1 है। 2 से 3 तक यहाँ पे कितनी है, 2 है। ठीक है, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। -1 से 0 से -1 तक कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा और फिर आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये क्या बन गया, टुकड़ों में आपके पास ग्राफ बन गया। इसीलिए इसको उस टाइम क्या बोल रहे थे, पीस वाइज फंक्शन बन रहे थे, बोल रहे थे सीढ़ियाँ सी आपके पास बन गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान से देखना, इसकी मिरर इमेज आपके पास इस क्वाड्रेंट में नहीं है, इसकी है लेकिन इसकी नहीं है। जल्दबाजी में हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, नैनो फंक्शन बन गया। ये कौन सा फंक्शन बन गया, नैनो फंक्शन बन गया। डोमेन क्या हो गई, डोमेन आपकी -∞ से इन्फिनिटी। और रेंज बड़ी ही अच्छी बन गई, इसकी रेंज बन गई इसकी सारे इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2 और ऐसे करते करते आपके पास सारे इंटीजर बन गए। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, 2.3 में आपके पास कितना फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि ऊपर का बचा हुआ कितना पार्ट है, तो वो है 0.3। 1.8 में कितना है, 0.8। और 2.3 में -2.3 में कितना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया था, 3 आया था। तो वो इसके अंदर से घटाओ, -3 आया था तो वो इसके अंदर से घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 3 हुआ, ये 0.7। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट के लिए संख्या दी हुई है उसको आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा देना है। फ्रैक्शनल पार्ट से आपको जो संख्या दी हुई है फ्रैक्शनल पार्ट की, उससे आपको क्या घटा देना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने क्या पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, और यही क्या है, ए। तो इससे आपको माइनस कर देना है। तो 2.3 के लिए आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या पढ़ा था, 2 पढ़ा था। तो 2.3 से 2 गया, 0.3, 2.8 से 2 गया तो कितना बचा, 0.8 बचा। और -2.3 से -3 गया तो कितना बचा, 0.7 बचा। इसका मतलब क्या समझ में आई, आप नेगेटिव वैल्यू लो, पॉजिटिव वैल्यू लो, आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कभी नेगेटिव में भी नहीं जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर देखो इसको डिफाइन थोड़ा कर लेते हैं। तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, x +
2। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट था, ये माइनस में होगा अगर प्लस कब आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस कब होगा मल्टीपल होके, अगर माइनस में वैल्यू होगी तो -2 से x -1 तक। ठीक है, x + 1 कब तक बनेगा, -1 से लेके 0 तक। x अकेला कब रहेगा, 0 से लेके 1 तक। x -1 कब बनेगा, 1 2 तक। ठीक है, और x -2 कब तक बनेगा, 2 से लेके 3 तक। ऐसे चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा और इधर भी चलता जाएगा। तो यहाँ पे बनाओ ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे। दिख रहे हैं आपको, ये कुछ ऐसे बनेंगे। यानी कि x + 2 क्या स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। कहाँ से कहाँ तक है, -2 से -1 तक, यानी कि -2 से -1 तक बनाई। फिर -1 से लेते हैं x1 ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके पास बनती जा रही हैं। और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, न किसी तरफ से आपके पास कोई भी वो नहीं है, इमेज नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, नैनो फंक्शन बन जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -∞ से ∞ तक। और आपके पास रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 से 1 तक, क्योंकि 1 से ऊपर आपकी वैल्यू नहीं जा रही है, 1 से वैल्यू आपके पास ऊपर नहीं जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 0.9 जाएगी, तो 0 से 1। ठीक है, तो ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई बात समझ में, आपके 20 फंक्शन हो गए और आपको पता भी नहीं लगा। अब कुछ लोग बोलेंगे इतनी बड़ी वीडियो बन गई, पता भी नहीं लगा, हमको पता है। अरे कुछ नहीं है, फिर से देख लो। 2 फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.32, 2.82। आप क्या करो, नंबर रेखा बनाओ। अगर ऐसे नहीं समझ आता है, नंबर बनाओ, लाइन बनाओ, उस पर आप नंबर करो 0 1 2 3, -1 2 वो भी कर सकते हैं अगर माइनस में है तो। और फिर जहाँ खड़े हैं उसके लेफ्ट में चले जाओ, उसके लेफ्ट में चले जाओ, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिल जाएगी। आपको मिली, आपने फंक्शन देखा, स्टेप वाइज सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। नैनो फंक्शन होगा, डोमेन -∞ से ∞, और रेंज क्या हो जाएगी, सारे इंटीजर हो जाएंगे। फिर आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में आप क्या कर दो, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है उससे आप क्या घटा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 0.9 तक, क्योंकि फिर आगे आते ही वो 0 में वापस आ जाता है। x + 2 ये सारी चीज़ें हमने करके देख ली, आप कर सकते हैं। नैनो फंक्शन हो गया, डोमेन -∞ से ∞, और रेंज क्या हो गई, 0 से 1। तो ये थी सारी चीज़ें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार दोबारा से सारे ग्राफ को देखिए, नोट्स खोलिए, खुद से एक बार ग्राफ बनाइए। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको अलग से टाइम दें, मैं बार बार बोल चुका हूँ। 2-4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ग्राफ आपको आते भी थे, लगभग आधे ग्राफ से ज़्यादा तो आपको पहले से ही याद थे, जो नहीं याद थे वो दोबारा याद हो गए। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जैसे ही आप आगे की चीज़ें पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। एक जो ना पढ़ा हुआ बंदा है ग्राफ्स, और एक आपने पढ़े हुए हैं, आपको अपने में अंतर उससे अपने आप पता चल जाएगा कि इसने ये ग्राफ नहीं पढ़े हैं, मैंने ये ग्राफ पढ़े हैं, मैंने इतनी मिनट खर्च की हैं, तो हमको फ़ायदा हो रहा है। आई बात समझ में, क्योंकि कैलकुलस सारी इन्हीं चीज़ों पे टिकी हुई है। आपको तुरंत इन चीज़ों का स्ट्राइक आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।